गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी एजुकेशन पॉइंट्स। अभी मैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान वर्ग 8 के पाठ 1 है भारतीय संविधान के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है भारतीय संविधान। संविधान क्या और क्यों? क्या आपने कभी अपने विद्यालय में के बारे में सोचा है? आप शायद यह सोच रहे होंगे कि भला इसमें सोचने वाली क्या बात है। विद्यालय में हम पढ़ने के लिए आते हैं, इसमें एक प्रधान अध्यापक होते हैं और कई अध्यापक अध्यापिकाएं होते हैं जो अलग अलग विषय पढ़ाते हैं। ये बातें जो शायद आपको साधारण सी लगती हो, परंतु उतनी साधारण है नहीं, क्योंकि किसी भी विद्यालय को सुनिश्चित तरीके से चलाने के लिए कुछ कायदे कानून होते हैं। जैसे बच्चों के विद्यालय में नामांकन के लिए एक निश्चित उम्र और समय का होना। विद्यालय में नामांकन के लिए एक उम्र सीमा तय की गई है 6 वर्ष की। 6 वर्ष का बालक होना चाहिए या बालिका जिसका नामांकन होगा। हर एक कक्षा का एक निश्चित पाठ्यक्रम होना। हर कक्षा का एक पाठ्यक्रम है। जैसे वर्ग 8 के पाठ्यक्रम है, सामाजिक विज्ञान है, हिंदी है, अंग्रेजी है, साहित्य है, संस्कृत है। तो अलग अलग आपका पाठ्यक्रम भी है। हर वर्ग का अलग अलग पाठ्यक्रम होता है। प्रत्येक विषय के लिए योग्य शिक्षक शिक्षिकाओं का होना तथा एक प्रधान शिक्षक का होना, जिस पर पूरा विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेवारी होती है। तो विद्यालय में भी जो है एक निश्चित कानून होती है कि बच्चे का नामांकन उतने वर्ष के बच्चे का ही नाम लिखाएगा। इसमें एक प्रधान अध्यापक होंगे, बाकी जो शिक्षक सहायक शिक्षक होंगे अलग अलग विषय का होना चाहिए। निश्चित ढंग से जो है समय पर घंटी बजनी चाहिए, इतने समय का एक घंटी होना चाहिए। एक विषय के पढ़ाई इतने समय का होना चाहिए। विद्यालय में जिन नियमों की तरफ हमने आपका ध्यान दिलाया, ये भी कुछ बुनियादी कानून पर आधारित होते हैं। इन बुनियादी कानूनों को ध्यान में रखकर ही अन्य नियम और कानून बनाए जाते हैं। जैसे ध्यान देंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक बुनियादी कानून है जिसके आधार पर विद्यालयों के बारे में कई नियम बनाए गए हैं। जैसे 6 से 14 वर्ष के लड़के लड़कियों को किसी भी विद्यालय में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता, इसका कानून बना हुआ। प्रत्येक 3 किलोमीटर के दायरे में कक्षा 8 तक की पढ़ाई हेतु सरकारी स्कूल का होना आवश्यक है। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में छात्र और शिक्षक का अनुपात 30:1 होना चाहिए। 30 बच्चा पर 1 शिक्षक होना चाहिए, नियम बना हुआ है शिक्षा का अधिकार नियम 2009 के अनुसार। आप अपने विद्यालय में जिन नियमों का पालन करते हैं उनकी एक सूची तैयार कीजिए। आप विद्यालय में जो है नियम का जो पालन करते हैं एक सूची लिस्ट बनाइए। आपकी शिक्षिका विद्यालय में किन किन नियमों का पालन करती है उनसे चर्चा कीजिए और सूची तैयार कीजिए। आपके विद्यालय में शिक्षिका कौन सा नियम का पालन करती है उनकी चर्चा कीजिए और सूची तैयार कीजिए। जरा सोचिए, जरा सोच कर बताइए कि आपके विद्यालय के प्रधान अध्यापक को विद्यालय चलाने के लिए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसका एक सूची तैयार करके आप जो है रखिए। आगे है भारतीय संविधान के कुछ स्मरणीय तथ्य मैं आपके लिए लाया हूं कि भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 299। एवं प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान के लिखने वाले सभा में 299 लोग सदस्य थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव
अंबेडकर थे। संविधान सभा चुने गए जनप्रतिनिधियों की सभा है। संविधान सभा चुने गए जनप्रतिनिधियों की सभा है जो संविधान लिखने का कार्य करती है। भारतीय संविधान सभा ने 9 जनवरी 1946 को संविधान बनाने का कार्य शुरू किया। 26 नवंबर, याद रखेंगे कि 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखने का कार्य पूरा हुआ था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। भारत की संविधान 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। मोतीलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने पहली संविधान की रूपरेखा 1928 में तैयार की। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ और 1946 की ही बात है कि 1946 के संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और उनकी अध्यक्षता में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष बनाए गए। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मूलतः बिहार के निवासी थे। ये दोनों, सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कहाँ के निवासी थे? बिहार के निवासी थे। भारतीय संविधान में मुख्य रूप से संघवाद, मौलिक अधिकार, संसदीय शासन, शक्तियों का बंटवारा एवं स्वतंत्र न्यायपालिका प्रमुख है। अब आइए हम लोग जो है जानते हैं कि संविधान किसे कहते हैं, बुनियादी नियम क्या होते हैं। किसी भी स्वास्थ्य केंद्र से पता लगाइए कि सरकार द्वारा लोगों की कौन कौन सी बुनियादी सुविधाएं दी जाती हैं। अपने विद्यालय में दी जाने वाली सरकारी सुविधाओं की एक सूची बनाइए। तो सबसे पहले हम लोग जो है संविधान की चर्चा करते हैं कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान किसे कहते हैं उसका उत्तर हम लोग समझेंगे। संविधान जो है, ध्यान देंगे सभी लोग, किसी भी देश को चलाने के लिए जिन मूलभूत नियमों एवं कानूनों की जरूरत होती है उसे ही हम संविधान कहते हैं। क्लियर है कि संविधान किसे कहते हैं? एक बार फिर से सुनेंगे कि किसी भी देश को चलाने के लिए जिन मूलभूत नियमों एवं कानूनों की जरूरत होती है उसे ही हम संविधान कहते हैं। अगला प्रश्न है कि बुनियादी नियम क्या होते हैं। बुनियादी नियम क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। शिक्षा का अधिकार, नागरिकों के स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार और कर्तव्य से जुड़े नियमों को बुनियादी नियम कहते हैं। किसी भी स्वास्थ्य केंद्र से पता लगाइए कि सरकार द्वारा लोगों को कौन कौन सी बुनियादी सुविधाएं दी जाती है। तो स्वास्थ्य केंद्र लोगों को चिकित्सा और चिकित्सीय परामर्श और जांच, टीकाकरण व दवा वितरण आदि की बुनियादी सुविधाएं देता है। हमें वहाँ से ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न था कि अपने विद्यालय में दी जाने वाली सरकारी सुविधाओं की एक सूची बनाइए। तो विद्यालय में दी जाने वाली सरकारी सुविधाओं की एक सूची में है, पहला है मुफ्त पुस्तक वितरण। हमें विद्यालयों में मुफ्त यानी फ्री में किताब दी जाती है। अभी वर्तमान में सरकार ने क्या किया है कि किताब को नहीं देकर किताब के जो पैसे हैं वो बच्चों के खाता में भेज दिए जाते हैं। मुफ्त में ड्रेस वितरण, मुफ्त ड्रेस दिया जाता है विद्यालयों में। दोपहर में मुफ्त भोजन प्रदान करना, MDM। अभी जो है दोपहर में
एमडीएम की व्यवस्था की जाती है सरकारी विद्यालयों में। और अगला है छात्रवृत्ति प्रदान करना। सभी छात्र जिनकी उपस्थिति 75% से अधिक होती है वैसे छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा दी जाती है। कभी कभी सरकार सभी छात्रों को देती है छात्रवृत्ति। इस तरह से हम लोग जो है इन चारों प्रश्नों के उत्तर को जाना। आगे है कि भारतीय संविधान का ऐतिहासिक संदर्भ। हम लोगों ने पिछले भाग में हम लोगों ने पढ़ा कि संविधान क्या है। संविधान क्या है समझ गए हम लोग, और इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। हम संविधान निर्माण के ऐतिहासिक संदर्भ को समझने की कोशिश करेंगे। हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि वे कौन कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिन्होंने भारत के संविधान को एक खास रूप देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसी भी संविधान के स्वरूप को समझने के लिए जानना जरूरी है कि उसका निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ, वह प्रभावशाली है या नहीं, उस देश में रहने वाले लोगों की ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों को उसमें शामिल किया गया है या नहीं, उस देश के विभिन्न वर्गों और समाजों के हित को ध्यान में रखा गया है या नहीं। सबसे अहम मुद्दा है कि संविधान बना कैसे और उसे बनाने की प्रक्रिया में उस देश के सभी वर्गों के लोग हासिल हो पाए थे या नहीं। सन 1885 की बात है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के बाद आने वाले कुछ वर्षों में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और देश के कई अन्य संगठन संवैधानिक सुधारों और कानून बनाने वाली संस्थाओं में भारतीयों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल करने की मांग करने लगे। कांग्रेस के नेता अंग्रेजी सरकार की भारत के बारे में बनाई जा रही नीतियों की आलोचना करते हुए आमतौर पर यह सवाल उठाते थे कि अंग्रेज सरकार ने जो अधिकार अपने देश इंग्लैंड के नागरिकों को दे दिए हैं वे अधिकार भारत के नागरिकों को क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। जैसे मत देने का अधिकार हमें मिलता है, जिस स्त्री या पुरुष का जो है उम्र 18 वर्ष हो जाती है वैसे व्यक्ति, वैसे भारत के नागरिक को मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। चुनाव लड़ने का अधिकार, अपनी इच्छानुसार व्यवसाय करने का अधिकार आदि। तो इन सारी चीज़ों से यह पता चलता है कि भारतीय संविधान में या संविधान जब तैयार किया गया तो इन सारी सुविधाओं का सूचीबद्ध काम किया गया कि नहीं। भारत के लोगों की शुरुआती मांगों में मुख्य रूप से यह बात शामिल थी कि भारत के लिए कानून बनाने वाली संस्था जैसे नेशनल असेंबली आदि में भारतीय प्रतिनिधियों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल किया जाए। तो यह हमारी भारतीय संविधान की ऐतिहासिक संदर्भ था। देखिए, भारत के लोगों की शुरुआती मांगों में यह बात शामिल थी कि भारत के कानून बनाने वाली संस्था जैसे नेशनल असेंबली आदि में भारतीय प्रतिनिधियों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल किया जाए। ऊपर के दिए गए चित्र को देखकर आपकी अंग्रेजी शासन पद्धति के बारे में क्या सोच बनती है, तो इसमें आपको क्या सोच बनती है उसके बारे में बताइए। तो इसमें यह सोच बनती है, यह चित्रों से यह पता चलता है, यह चित्र है जालियांवाला बाग हत्याकांड और अंग्रेजों द्वारा भारतीय किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर करना। इन चित्रों से यह पता चलता है कि अंग्रेज सरकार हिंदुस्तान पर बर्बरतापूर्ण कब्जा जमाए हुए थी। क्या किया था? कब्जा जमाया था हिंदुस्तान पर। कौन? अंग्रेजी सरकार। उनका शासन भारत को लूटने और दबाकर रखने के इरादों से भरा हुआ था। अगला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों के अधिकारों का हनन किया है? तो कैसे किया है? जालियांवाला बाग में
ध्यान से सुनेंगे छात्रगण, इसे ध्यान से सुने क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि जालियांवाला बाग में सभा हो रही थी। लोग अपने विचार शांतिपूर्ण ढंग से रख रहे थे। जनता को सरकार के खिलाफ अपने विचार व्यक्त करने का मौलिक अधिकार होता है, पर अंग्रेज सरकार ने हजारों निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाकर उनकी नृशंस हत्या कर दी। उन्होंने हम भारतीयों के अधिकारों का हनन किया और कई प्रकार से करते भी रहे। अपने स्वार्थ के लिए भारतीय किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराते रहे। ये जो दाहिने तरफ का जो चित्र है उसमें दिया हुआ है, अपने स्वार्थ के लिए क्या किया, भारतीय किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराते रहे, जो भारतीय किसानों के लिए नुकसानदायक और अंग्रेजी सरकार के लिए फायदेमंद था। दरअसल अंग्रेज सरकार अपने फायदे के लिए हम भारतीयों के अधिकारों का लगातार हनन करते रहे थे। अगला सवाल है कि किस चीज की खेती के लिए किसानों को मजबूर किया जा रहा था। तो आप जानते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बिहार के पश्चिम चंपारण में अंग्रेजों द्वारा भारतीय किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। तो इस प्रकार हम लोगों ने अभी जाना कि भारतीय संविधान के बारे में और अंग्रेजों ने हम पर हुकूमत किस तरह से चलाया, उन्होंने किस प्रकार हम लोग से व्यवहार किया, बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया भारतीयों के साथ, हम लोगों ने जाना। अगली वीडियो में हम लोग जो है आगे के बारे में जानेंगे, आगे के अध्याय के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।